हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं नालंदा के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आप सबको पता है, मेरे द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें स्टार्ट करी गई हैं और जिसमें हमने अभी 2 क्लास करी हैं। पहली क्लास में सिलेबस को समझा कि सिलेबस को कैसे पढ़ा जाता है, और दूसरी क्लास में हमने एक यूनिट स्टार्ट करी थी, भारत में कंपनियों का आगमन। उसमें से हमने पहली कंपनी पढ़ ली थी जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे पुर्तगाली भारत पहुँच रहे थे। कुछ बच्चों के कमेंट बॉक्स में प्रश्न थे, उन्होंने ये कहा कि सर अभी कुछ प्रश्न इसके रह गए हैं, तो मैंने वो प्रश्न लिख लिए हैं जैसे जैसे बच्चों ने मुझसे पूछे हैं। पहले उन प्रश्नों को हल कराऊंगा, फिर उसके बाद डचों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज भारत में कैसे पहुंचते हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चे किसकी आज ना, वो जो प्रश्न पीछे रह गए हैं उन प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न क्या है, बच्चों ने पूछा है, बढ़िया प्रश्न पूछे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पेपर में आए हुए भी हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं और कैसे बच्चों ने मुझसे पूछे हैं। पहले एक बार चर्चा करेंगे पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा, कप्पक डाबू। कप्पक डाबू क्या है? प्रश्न ये था बच्चे का कि भैया ये बताओ कप्पक डाबू क्या है। क्या कप्पक डाबू बंदरगाह था या कालीकट बंदरगाह था? तो ध्यान से सुनना। जब कौन, वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचता है। जब 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचता है तो वो कालीकट नामक स्थान पर, उसको बंदरगाह भी बोल देते हैं या कालीकट नामक स्थान पर, अगर उसका आपसे बंदरगाह ही पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? वो कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा था। जब कप्पक डाबू ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब आपको कालीकट, या कालीकट नहीं मिलेगा तो कप्पक डाबू, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना। हम कह सकते हैं कालीकट नामक स्थान के कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचा था कौन? आप बताओगे पहुंचा है कौन? वास्को डिगामा। कब? 1498। जिसने रास्ते की खोज करी है कहाँ आने के लिए बच्चे? भारत आने के लिए, यानी समुद्री रास्ते की खोज कर दी थी किसने? अब बताओगे वास्को डिगामा ने। तो मैंने कहा आपसे पूछेगा कप्पक डाबू क्या है, तो आप बताओगे एक बंदरगाह है। एक बंदरगाह। कैसा बंदरगाह, है ना, कहाँ है? तो आप बताओगे एक इसलिए फेमस है क्योंकि इसी बंदरगाह पर सबसे पहले कौन पहुंच रहा है? आप कहोगे वास्को डिगामा। क्या आप ये भी तो पूछ सकते हो, क्या कालीकट को ना लगाए? मैं कह रहा हूँ आप कालीकट भी लगा सकते हो और आप साथ में क्या लगा सकते हो बच्चे? एक ही मिलेगा या कप्पक डाबू आपको मिलने वाला। एक सेकंड बस, ठीक है। देखो ध्यान से, दूसरा प्रश्न पूछा उस बच्चे ने कि बताओ पथ प्रदर्शक कौन था। किसका पथ प्रदर्शक जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा? जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा तो उसने पूछा कि बताओ उसका पथ प्रदर्शक कौन था। तो पथ प्रदर्शक की उसे जरूरत पड़ी। हाँ, उसे जरूरत पड़ी कहाँ, जरा ध्यान से समझना। उसे कहाँ जरूरत पड़ी होगी बच्चे, जरा ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात करी थी कि यहाँ तो था बच्चे अफ्रीका, यहाँ तो था अफ्रीका, और भारत कहाँ है? थोड़ा सा ऐसे ऊपर इधर की तरफ। तो हम पीछे जब बात करते हुए आ रहे हैं लगातार कि ऐसे इस टाइप से ऊपर की तरफ से भारत में, या हम कहते हैं भारत की तरफ को रास्ता खोजता हुआ यहाँ कौन पहुँच रहा था? इस वाले स्थान पर। इस वाले स्थान की अगर हम बात करते हैं बच्चे, इस वाले स्थान की अगर हम बात करते हैं, इस वाले स्थान की, तो इसे तो कहा गया था केप ऑफ गुड होम, है ना। ये अफ्रीका बना हुआ है, यहाँ अफ्रीका, उधर है भारत। इस अफ्रीका वाले क्षेत्र पर, इस केप ऑफ गुड होम वाले क्षेत्र पर, या इस आशा अंतरिक्ष वाले क्षेत्र पर जब बार्थोलोमियो डियास पहुंचा था तो यहाँ तक तो पहुंच चुका था वो, लेकिन इससे आगे नहीं पहुंच पाया भारत की तरफ को। इससे आगे नहीं पहुंच पाया भारत की तरफ को, तो उसे यहाँ से यहाँ आगे जाना था। तो यहाँ से आगे की तरफ हम कह सकते हैं, यहाँ से भारत की तरफ उसे लेकर कौन गया है? किसको? वास्को डिगामा को। किसको? वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा को कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका पथ प्रदर्शक बना हुआ है और इस क्षेत्र से उस क्षेत्र पर, यानी कि यहाँ अफ्रीका वाले इस क्षेत्र से कहाँ ले गया बच्चे? उसे भारत। तो उस व्यक्ति का नाम है, वही उसका पथ प्रदर्शक है, उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। आप क्या बताओगे? उसका नाम क्या है? अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। प्रश्न बनेगा बताओ वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था, तो आप क्या बताओगे? उसका पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर है। अगर पूछा जाए जब वास्को डिगामा भारत आया है, उसे भारत की तरफ लेकर कौन आ रहा है, तो ये कहाँ का रहने वाला था? ऐसे ही पूछ सकता है बच्चे, ये गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। कौन लेकर आ रहा है? तो आप बताओगे कौन लेकर आ रहा है? अब्दुल मजीद, उसका पथ प्रदर्शक। कहाँ से है ये? गुजरात से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है अगला, आशा अंतरिक्ष को तूफानी अंतरिक्ष या उत्माशा अंतरिक्ष भी कहा जाता, या उत्माशा अंतरिक्ष भी कहा जाता, अंतरिक्ष भी कहा जाता। फिर ध्यान से सुनना, कहा जाता है, आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है, मतलब ये इसी का नाम है। देखो क्या करा, आशा अंतरिक्ष को तूफानी अंतरिक्ष, ये बार्थोलोमियो डियास ने दिया था इसका नाम तूफानी अंतरिक्ष, इसी को उत्माशा अंतरिक्ष, और या इसको क्या कहा जाता है बच्चे? पीछे से हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, केप होप
गुड होम, इसको क्या कहा गया, केप ऑफ गुड होम। ठीक, इसी रास्ते की खोज करी थी किसने, बार्थोलोमियो डियास ने। किसने, बार्थोलोमियो डियास ने। आगे क्या कह रहा, मलक्का व फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार किसने करा था। देखो ध्यान सुनना, ऐसा पुर्तगाली गवर्नर जनरल बताना है, ऐसा पुर्तगाली गवर्नर जनरल बताना है जिसने इन दोनों पर अधिकार करा था, मलक्का व फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह। यानी एक तो मलक्का बंदरगाह और साथ में एक होर्मुज बंदरगाह। तो आप जानते हैं कि दूसरा जो हम ये कह सकते हैं, जो दूसरा इनका जिसे वास्तविक संस्थापक या दूसरा गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था बच्चे अल्फांसो 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 डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, जो दूसरा गवर्नर जनरल था जिसको वास्तविक संस्थापक कहा गया है किसका, पुर्तगालियों का, उसी ने होर्मुज पर अधिकार करा और उसी ने बच्चे मलक्का पर अधिकार करा। प्रश्न है कि राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा गया। पहला तो प्रश्न ये है कि राजा राममोहन राय को क्यों जाना जाता है ना, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से, या हम कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर क्या लगाया गया, रोक लगाया गया। तो जब हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था उसने भी सती प्रथा पर रोकने का प्रयास करा था। जब उसने सती प्रथा को रोका था तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रश्न पूछा गया कि राजा राममोहन राय का पूर्वगामी, मतलब उनसे पहले ऐसा काम कौन कर रहा है, तो व्यक्ति ही कौन था बच्चे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो एक प्रश्न पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा पुर्तगाली है जिसे राजा राममोहन राय का पूर्वगामी कहा गया है, तो आप बताओगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न क्या है, स्पाइस आइसलैंड यानी मसाला द्वीप किसे कहा गया। प्रश्न है, ऐसा आता प्रश्न कि यूरोपवासी, जो यूरोप के जैसे कंपनी आई हैं, सारी यूरोप की कंपनी आई हैं, कि इनमें से ये जो कंपनी है किसे मसाला द्वीप या स्पाइस द्वीप के नाम से है ना पुकारते थे, तो आप बताओगे इंडोनेशिया को। किसको, इंडोनेशिया को। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बताओगे किसको, इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को ये क्या कहते हैं, मसाला द्वीप कहते हैं या स्पाइस द्वीप कहा गया। ठीक, आगे कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ये भी इन्हीं की थी है ना। ये क्या थी, इसको जरा हमें समझना। कार्टेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस इतने का, फिर मैं इसे आगे वहाँ उधर समझा देता हूँ आपको। देखो कौन सी व्यवस्था, तो आप कहोगे बच्चे कार्टेज। पहले तो कार्टेज को समझो, कार्टेज का मतलब क्या होता है। कार्टेज कार्टेज क्या है, देखो कार्टेज को समझना। कार्टेज का मतलब होता है परमिट। क्या होता है, परमिट। कि जब आपको समुद्री रास्ते यानी महासागरों के रास्ते व्यापार करना होगा तो आपको एक परमिट लेना होगा, किसको, पुर्तगालियों से एक परमिट लेना होगा। उसी परमिट को क्या कहा गया है, कार्टेज। अगर आप परमिट नहीं लोगे तो आपको आर्मी फोर्स करेगी। आर्मी क्या करती थी, फोर्स करती थी परमिट लेने के लिए। उसे क्या कहा गया बच्चे, आर्मेडा। क्या कहा गया, आर्मेडा। और काफिला व्यवस्था क्या थी, आपको ये था कि एक तो परमिट लेना है आपको, है ना, समुद्री रास्ते से जाने के लिए, व्यापार करने के लिए। आप काली मिर्च नहीं ले जा सकते, है ना, बारूद नहीं ले जा सकते। ये पुर्तगालियों ने सबके लिए मना कर दिया था, क्योंकि उस समय उनकी आर्मी क्या थी, उनकी नेवी क्या थी, उस समय पर मजबूत थी। पूरी महासागर पर अधिकार कर लिया था किसने, पुर्तगालियों ने। जब पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया तो एक व्यवस्था चलाई उन्होंने, जिसका नाम लिखा हुआ कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। तो कार्टेज का मतलब पहले परमिट लो, परमिट नहीं लोगे तो आर्मी उस पर क्या करेगी बच्चे, जो उसकी नेवी थी वो आप पर दबाव बनाएगी, आपको परमिट लेना पड़ा था। यहाँ तक कि जो भारत में मुगल बादशाह अकबर हैं, अकबर को भी ये निःशुल्क, उन्हें पैसा नहीं दिए थे, निःशुल्क क्या था, है ना, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था का प्रयोग करा था उन्होंने, जब अपना व्यापार या उन्होंने व्यापार दूसरे देशों से करा था। आगे क्या है, आगे लिखा हुआ काफिला व्यवस्था। ये कहते थे कि आपके जो जहाज है उस जहाज को समुद्र के अंदर लूट लिया जा सकता है ना, लूटा जा सकता है, उस जहाज को लूटा जा सकता है। देखो लूटने वाले कोई और नहीं थे, यही थे लूटने वाले। बस ये था, पहले से ही डराया धमकाया दिया जाता था, यही लूटने वाले थे और यही रक्षा करने वाले थे। तो ये जब ये कहते थे कि भाई लूट लिया जाएगा तो हम तुम्हारे साथ एक छोटा और जहाज भेजेंगे जो आपको काफिला की तरह, उसके चारों तरफ छोटी छोटी आर्मियाँ होंगी, है ना, नेवी होगी जो आपकी रखवाली करेगी और आपके सामान को जहां आपको जाना है वहां पहुंचा दिया जाएगा। आपकी सुरक्षा करी जाएगी किससे, है ना, आप कहोगे डाकुओं से, समुद्री डाकुओं से।
कौन कह रहे हैं इस बात को? पुर्तगाली, कोई और नहीं थे, वो ये खुद ही थे। ला हम ये कह रहे हैं कि ये खुद ही थे क्या? समुद्री डाकू। तो कार्टेज मतलब एक प्रकार का परमिट, इस परमिट को लेकर जाना होता था। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था थी, किसके द्वारा चलाई गई? पुर्तगालियों के द्वारा। आगे क्या कह रहा है? सागर स्वामी, यानी अपने आप को कौन सागर स्वामी कहते थे? तो ये बच्चे पुर्तगाली थे। कौन? पुर्तगाली। आप सबको समझना पड़ेगा कि ये अपने आप को इसलिए सागर स्वामी कह रहे हैं क्योंकि उस पूरे सागर पे इन्होंने क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है, जहाँ से अन्य, है ना, अन्य यूरोपीय भारत में पहुंच रहे हैं, या हमारे भारत के लोग या हमारे भारत के राजा क्या कर रहे हैं? दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं, उस सब पर अधिकार कर लिया है। उस समुद्री रास्ते पर या उस सागर पर अधिकार कर लिया है किसने? इन्हीं पुर्तगालियों ने। तो ये इतने प्रश्न बनते हैं इनके, और बाकी मैं पीछे आपको क्लास में करा चुका हूँ। फिर देख लो दोबारा। कप्पक डाबू क्या है? एक बंदरगाह है। पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मजीद था। आसा अंतरिप को तूफानी अंतरिप या उत्मासा अंतरिप या केप ऑफ गुड होम कहा जाता, जिसकी खोज बार्थोलोमेओ डियास ने 1487 में कर दी थी। मलक्का में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज, देखो मलक्का में एक तो मलक्का बंदरगाह है और साथ में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह है। कौन सा? होर्मुज बंदरगाह। इस पर अधिकार करा था किसने? दूसरे वाले गवर्नर जनरल ने, है ना, दूसरे वाले गवर्नर अल्फांसो के द्वारा इस पर अधिकार करा गया। राजा राममोहन राय को पूर्वगामी, यानी राजा राममोहन राय की तरह पहले ही काम किसने कर दिया था? वो कर दिया था किसने? अल्फांसो ने। इसलिए इसे कहते हैं राजा राममोहन राय का पूर्वगामी। क्यों? क्योंकि राजा राममोहन राय ने ही 1829 में सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। किसके द्वारा? किस गवर्नर जनरल से? तो आप बताओगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कहा कि पहले ही सती प्रथा को क्या कर दिया जाए बच्चे? बंद कर दिया जाए। स्पाइस आइसलैंड या मसाला द्वीप किसे कहा गया? तो आप कहोगे स्पाइस या मसाला द्वीप कहते थे इंडोनेशिया को। आगे कॉर्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ये यही लेकर आए थे, है ना। कॉर्टेज मतलब होता परमिट। सागर का स्वामी अपने आप को कौन कह रहे हैं? तो आप कहोगे पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। यहाँ तक कहानी खत्म होती है किसकी बच्चे? पुर्तगालियों की। आगे कहानी स्टार्ट करेंगे नए, अब डालेंगे बच्चे हम डच। डचों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, हेडिंग डालें अब डच। डच, सबसे पहला प्रश्न बनेगा डच ये कहाँ के निवासी थे? ये कहाँ के निवासी थे डच? तो आप बताओगे डच जो आए थे ये आए थे नीदरलैंड से, या नीदरलैंड हम ये कह सकते हैं, इसे हॉलैंड भी कहा जाता था। 2019 में इन्होंने अपना नाम छोड़कर हॉलैंड के स्थान पर रखा गया नीदरलैंड। ठीक है, तो ये आप बताओगे हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी? नीदरलैंड के निवासी, ये हॉलैंड या नीदरलैंड के क्या थे बच्चे? हॉलैंड या नीदरलैंड के क्या थे? निवासी थे। हॉलैंड या नीदरलैंड के क्या थे? ये निवासी थे। ठीक है, यहाँ तक। माइक थोड़ा सा गड़बड़ होगा था, माइक अभी करा, ठीक है ना। डच या हॉलैंड के या नीदरलैंड के ये क्या थे? निवासी थे। अब देखो ये सबसे पहले कहाँ पहुँचते? जिसको हम कह रहे हैं ना मसाला द्वीप, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में ये पहुँचते। कॉर्नेलियस हाउटमैन आता है जो सबसे पहले 1596 और 97 में कहाँ पहुँचता है? आप बताओगे ये इंडोनेशिया पहुँचता है। तो पहला जो दल आया था, पहला जो दल आया था, तो आप बताओगे कॉर्नेलियस, कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में, हाउटमैन के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, ध्यान से सुनना, कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में 1596 7 में, 96-7 में कहाँ पहुँचा था? ये इंडोनेशिया पहुँचा था। कहाँ? इंडोनेशिया। अभी भारत नहीं है ये, इंडोनेशिया। फिर यहाँ से वापसी जाएंगे और जाकर ये बताएंगे कि हमें एक कंपनी चाहिए। कहाँ जाकर बताएंगे बच्चे? अपने राजाओं को। वह हमें क्या चाहिए? एक कंपनी चाहिए। तो कंपनी का गठन कराया जाएगा, कंपनी का नाम रखा जाएगा यूनाइटेड। कब? कंपनी आप सब जानते हैं, मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था, 1502 में कंपनी की स्थापना होती है। कब? 1602 में। कब? 1602 में। 1602 में कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना।
नाम रखा गया यूनाइटेड यूनाइटेड ऐसे लिख लेना आप, ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड। नीदरलैंड। तो पहला प्रश्न क्या है, डच कहाँ से आए थे भारत में? तो डच डच थे बच्चे हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। कौन सबसे पहला पहुंच रहा है? जो पूर्व की तरफ, भारत में पूर्व की तरफ आ रहा है, लेकिन भारत नहीं आया पाया था ये बच्चे, कहाँ आया था? तो आप बताओगे कार्नेलियस हाउटमैन पहुंचा था कहाँ? इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में। उसके बाद 1602 में कंपनी की स्थापना करी गई, नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नीदरलैंड। ठीक, इसके बाद क्या होता है आप सब जानते हैं, पीछे मैंने आपको कराया है, पीछे मैंने आपको कराया है कि 1505 में, 1505 में, 1505 में, ठीक है, 1505 में, 1505 में ये अपनी पहली कंपनी कहाँ लगाते हैं? पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री, या आपसे पूछेगा पहली कोठी, पहली फैक्ट्री या कोठी ये कहाँ लगाते हैं? तो मैंने आपको बताया था ये लगाते हैं मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। कहाँ लगी इनकी पहली फैक्ट्री? तो आप बताओगे मसूलीपट्टनम में। तो लिखना 1505 में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई कहाँ? तो आप बताओगे मसूलीपट्टनम में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई। ठीक है, इसके बाद 1641 में ये क्या कर लेते हैं? मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? डच, है ना। लिखना आगे 1641 में, 1641 में, 1641 में मलक्का पर अधिकार करा गया है। मलक्का पर मतलब जो पुर्तगालियों पर मलक्का था उनसे युद्ध में जीत लिया इन्होंने, 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, मलक्का पर अधिकार, अधिकार कर लिया। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ से, जैसे कंपनी के बारे में, ठीक, एक कंपनी के बारे में और प्रश्न बन सकता है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड, ये 21 वर्ष के लिए, 21 वर्ष के लिए, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 15 साल के लिए भारत में व्यापार करने के लिए आएगी शुरुआत में, और ये 21 वर्ष के लिए भारत में पहुंच रही है। कौन सी कंपनी? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड। इसके बाद ध्यान से समझना, इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ ये कैसी कंपनी थी? ये प्राइवेट थी या प्राइवेट थी या संयुक्त कंपनी थी? संयुक्त मतलब आपस में मिलजुल कर, यानी सरकार के भी पैसा हो और प्राइवेट लोगों के भी पैसे हों, या ये पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी? जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के बारे में बात करते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी थी, जब हम फ्रांसीसी कंपनी की बात करते हैं तो वो एक सरकारी कंपनी थी, और जब हम इनकी बात करते हैं ना बच्चे, तो हम ये कहेंगे ये एक संयुक्त उपक्रम कंपनी थी, जो दोनों को मिलकर, यानी इसमें सरकारी और बच्चे प्राइवेट लोग दोनों मिलकर, है ना, जुड़े हुए थे, या दोनों जुड़े हुए थे इसमें। तो लिखना इसके बारे में एक लाइन और लिख लेना, यह एक संयुक्त उपक्रम था, है ना, संयुक्त संयुक्त उपक्रम, उपक्रम कंपनी थी, यानी आपस में मिलकर, है ना, आपस में मिलकर ये काम कर रहे थे, मतलब सरकारी और साथ में प्राइवेट, सरकारी, सरकार के भी पैसे लगे थे, सरकारी और प्लस प्राइवेट, प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर, है ना, गवर्नमेंट और सरकारी दोनों। मैंने कहा ना कि अगर आपसे पूछे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली आएगी वो पूर्ण रूप से प्राइवेट होगी, जब हम बात करेंगे फ्रांसीसी वो सरकारी कंपनी होगी। कैसी होगी? सरकारी। तो इतना आप लिखना, 1641 में इन्होंने क्या कर लिया? मलक्का पर अधिकार कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक, अब ध्यान से सुनना, और क्या प्रश्न बनेगा इनके बारे में। आपसे पूछेगा काली मिर्च और मसाले, काली ज़्यादा इतना नहीं आता, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ वो उतना आपको पेपर के लिए सफिशिएंट है। काली मिर्च, काली मिर्च प्लस मसाले, या मसालों के लिए, के लिए डच लोग इंडोनेशिया पर निर्भर थे, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पर निर्भर थे, इंडोनेशिया पर निर्भर थे। बहुत पूछा जाता है बच्चे ये वाला प्रश्न भी,
है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये किस पर निर्भर थे, तो आप बताओगे इंडोनेशिया पर ये निर्भर थे। किस पर? इंडोनेशिया पर ये निर्भर थे। आगे ध्यान से सुनना। भारत में किसका व्यापार करते थे? फिर भारत में किसका व्यापार करते थे? तो ध्यान से सुनना। भारत में इनका फिर भारत से, ऐसे लिख लेना, भारत से इनका प्रमुख व्यापार, भारत से इनका प्रमुख वस्त्र व्यापार था। वस्त्र व्यापार था। कैसा व्यापार था बच्चे? आप बताओगे वस्त्र व्यापार था। काले मिर्च और मसाले पर ये इंडोनेशिया पर निर्भर थे, और भारत से इनका जो व्यापार था वो क्या था? वस्त्र व्यापार। मैं कह रहा हूँ बार बार पूछा जाता है कि भारत में इनमें से किनका प्रमुख व्यापार वो वस्त्र था, तो आप बताओगे किनका था? तो आप ये कहोगे इंडोनेशिया, सॉरी किनका? डचों का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? डचों के बारे में। हम पढ़ रहे हैं डचों के बारे में। डचों का था, ठीक है, जो नीदरलैंड या हॉलैंड से भारत में पहुंच रहे हैं। 1505 में पहली फैक्ट्री लगा रहे हैं। कहाँ? तो आप बताओगे ये पहली फैक्ट्री लगाते हैं किस जगह? मसूलीपट्टनम में। जहाँ पहली फैक्ट्री 1611 में। आगे चलकर कौन लगाएंगे? तो आप कहोगे 1611 में पहली फैक्ट्री लगाएंगे कौन? अंग्रेज। ये लगा रहे हैं कब बच्चे? आप बताओगे 1605 में। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में इन यूरोप में, जैसे यूरोपवासी थे सारे ये, कि सबसे पहले किसने औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे? तो वो व्यक्ति यही हैं जिन्होंने औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। मतलब जो हमारे उद्योग में काम कराएगा तो उन्हें हम क्या देंगे? वेतन देंगे। और वेतन किस में देते थे? सोने के सिक्कों के रूप में। और उन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? पैगोडा कहा जाता था। क्या? पैगोडा। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा था प्रश्न? सबसे पहले औद्योगिक वेतनभोगी डचों के द्वारा रखे गए। डचों के द्वारा रखे गए। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा? और आपसे पूछेगा सोने के सिक्कों को क्या कहा गया जिनसे वेतन देते थे? सोने के सिक्कों को। तो आप बताओगे क्या कहा गया? तो सिक्कों को कहा गया पैगोडा। क्या कहा गया? पैगोडा। पूछता है बार बार कि बताओ पैगोडा किसके सोने के सिक्के थे? तो आप बताओगे ये जो नीदरलैंड से आ रहे हैं ये इन्हीं का क्या है बच्चे? सोने का सिक्का है, जिसे क्या कहा जाता है? पैगोडा कहा जाता है। सबसे पहले वेतनभोगी कौन रख रहे हैं? औद्योगिक वेतनभोगी इन्हीं के द्वारा रखा गया। सोने के सिक्के इन्हीं के द्वारा। फिर पूछा जाएगा इनका पतन कैसे हुआ? तो पतन मैं इधर लिख देता हूँ, पीछे भी मैंने आपको बताया था इनका पतन कैसे हुआ था। इनका पतन, तो इनके पतन का आप सब जानते हैं। युद्ध लड़ा गया कब? 1759 में, 1509 में। युद्ध का नाम क्या था? आप बताओगे वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जा रहा है? आपसे ऐसे भी पूछेगा तो आप बताओगे वेदरा का युद्ध लड़ा जा रहा है डचों के बीच में, और साथ में कौन है? अंग्रेज। कौन लड़ रहे हैं? एक तरफ से अंग्रेज। तो आप बताओगे अंग्रेजों की विजय होती है, डचों की इसमें हार हो जाती है। डच अपना सब कुछ बेचकर, यानी किसको बेच देंगे? डच अपनी ज़्यादातर फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच गए। और भारत से चले गए, बेच गए, है ना। इन्होंने बस केवल वस्त्र का व्यापार रखा। आपसे पूछेगा और इनका प्रमुख ध्यान किधर था बच्चे? है ना, इनका ध्यान किधर था? तो याद रखना इनका ध्यान था दक्षिण पूर्वी एशिया में इनका प्रमुख ध्यान था। याद रखना कहाँ? दक्षिण पूर्वी एशिया में। बात समझ में आ रही है? हमने पढ़ा था किसके बारे में बच्चे? डचों के बारे में। एक बार और देखते हैं डचों के बारे में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा।
ठीक है, डचों के बारे में हमने पढ़ा किया। डच हॉलैंड व नीदरलैंड के निवासी थे। आगे कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहले ये पहुंचे 1596 में। ये पहुंचे कहाँ थे? 1596-97 में इंडोनेशिया में। उसके बाद 1602 में कंपनी की स्थापना करी गई। नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड। कंपनी के बारे में पूछेगा, 21 वर्ष के लिए भेजे गए कि आप जाओ पूर्व में व्यापार करो, है ना। उसके बाद पूछेगा, ये संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ने मिलकर पैसे लगाए हुए थे। ऐसी यही कंपनियां बार बार पूछता है, बताओ कौन सी कंपनी संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों लोगों के पैसे लग रहे थे। पूछेगा 1505 में पहली फैक्ट्री इनके द्वारा मसूलीपट्टनम में लगाई गई। आगे हमने बात करी है किस पर? आगे हमने बात करी है दूसरा, काली मिर्च और मसालों के बारे में। काली मिर्च और मसालों के लिए डचों पर क्या थे बच्चे? निर्भर थे। आगे सॉरी, डच किस पर निर्भर थे? इंडोनेशिया पर निर्भर थे। भारत से इनका प्रमुख जो व्यापार था वो वस्त्र व्यापार था। कौन सा? वस्त्र व्यापार। सबसे पहले बहुत आता है ये वाला प्रश्न, औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखे हैं? ये डचों ने ही रखे हैं। डच उनको, है ना, वेतन दे देते किसके रूप में? सोने के सिक्के के रूप में। किसके? सोने के सिक्कों के रूप में, जिन्हें पैगोडा कहा गया, जिन्हें पैगोडा। आगे बताया दक्षिण पूर्वी एशिया पर अत्यधिक ध्यान किनका था? इन्हीं का। ये उधर से ही व्यापार करते थे। वेदरा का युद्ध हुआ डच और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों की विजय हुई और डचों ने अपना ज़्यादातर कंपनी, अपनी फैक्ट्री किसको बेच दी? अंग्रेजों को बेच दी। इधर हम बात करेंगे कौन लड़ रहा था यहाँ, तो आप बताओगे अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ, है ना, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव। और क्या पूछ सकता है डचों के बारे में? इतने प्रश्न आते हैं पेपर में और डचों के बारे में इतना ही आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे अंग्रेज। अंग्रेज कैसे भारत में आते हैं, कैसे अपने शासन को स्थापित करते हैं। अब कहानी स्टार्ट होगी अंग्रेजों की। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आएगी, क्या? व्यापार करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद, है ना, 150-200 साल बाद वो क्या कर लेगी? भारत पर अधिकार कर लेगी। ठीक है, कहानी स्टार्ट करेंगे बच्चे अंग्रेजों की। अंग्रेज तो लिखना आप अंग्रेज, हेडिंग डालना अंग्रेज। अंग्रेज। अंग्रेज क्या पढ़ना है अंग्रेजों के बारे में? कहाँ से आए थे? सब जानते हैं, ब्रिटेन से आए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो अंग्रेज भारत में पहुंचा था? तो आपको बताना है 1597 में। ठीक है, 1597 में जमीनी रास्ते, आप ऐसे लिख लेना, जमीनी रास्ते, जमीनी रास्ते से, जमीनी रास्ते से। ठीक, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तो समुद्री रास्ते से आ सकते हैं, एक जमीनी रास्ते थे। तो प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहले कौन अंग्रेज था जो भारत में आया था? वो प्रश्न कहेगा कि भारत में आया था। वो ये पूछेगा मुगल बादशाहों के दरबार में आया था, तब तो प्रश्न अलग बनता। जब वो ये पूछे कि बताओ भारत में सबसे पहले कौन आया था, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि जब मुगल दरबारों के बारे में पूछेगा तब आपको अलग बताना। मैं कह रहा हूँ बार बार, जब आपको पूछेगा ज़मीनी रास्ते से कौन आया था भारत में, तो आपको बच्चे अलग बताना है कि ज़मीनी रास्ते से कौन भारत में पहुँचता है ना। तो हम कहेंगे जॉन मिल्डे नहाल। कौन? जॉन मिल्डे नहाल, ज़मीनी रास्ते से। तो मैं इसे अलग से लिख देता हूँ, कौन है? जॉन मिल्डे नहाल, मिल्डे नहाल। जॉन मिल्डे नहाल सबसे पहले पहुंचता है कैसे? ज़मीनी रास्ते से। उसके बाद ये जाकर बताता है महारानी एलिजाबेथ से कि महारानी एलिजाबेथ, हमें भारत में व्यापार करना है या पूर्व के देशों में व्यापार करना है और आप हमें अनुमति दें या एक कोई कंपनी की क्या करें, आप स्थापना करें। ऐसा ही हुआ 15 है ना 1909 या 1600 में कंपनी की स्थापना करी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसमें 217 साझेदार थे और सबसे अधिक पैसा लगाई किसका था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, 1600 में कंपनी की क्या होती है? स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। पूछता है बार बार कितने साझेदार थे इसमें, तो आप बताओगे इसमें जो साझेदार थे वो 217 साझेदार थे। कितने? 217 साझेदार थे। कितने साझेदार थे? 217 साझेदार थे। क्या महारानी एलिजाबेथ भी इसमें शामिल थी? हाँ, महारानी एलिजाबेथ के सबसे अधिक पैसे लगे थे इसमें। महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने इसका क्या करा था? गठन करा था। ऐसे लिख लेना, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ
के द्वारा गठन करा गया। पहले आप ये लिखें, के द्वारा गठन किया गया। कंपनी का गठन कौन कर रही है? महारानी एलिजाबेथ, गठन किया गया। ठीक, तो महारानी एलिजाबेथ इसमें क्या थी? साझेदार थी। कितने साझेदार थे? टोटल 217 साझेदार थे। टोटल कितने? 217 साझेदार। आगे क्या पूछेगा? 217 साझेदार। तो महारानी एलिजाबेथ कहती हैं कि आपको भारत की तरफ या पूर्व की तरफ जाना है, और कितने वर्षों के लिए जाना है बच्चे? 15 वर्षों के लिए। कि 15 वर्षों को क्या दे दिया गया? एकाधिकार दिया गया। क्या दिया गया? 15 वर्षों का एकाधिकार। पूछा जाता एकाधिकार कि तुम ही जाओगे और तुम ही वहाँ जाकर क्या करोगे? व्यापार करोगे, तुम्हारे अलावा कोई कंपनी इंग्लैंड से नहीं जाने वाली है। तो 15 वर्षों का एकाधिकार, 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया कंपनी को कि कंपनी जाएगी और अकेली कंपनी होगी, इसके अलावा कोई कंपनी नहीं जाने वाली है। इनका जो एकाधिकार होगा वो कब खत्म होगा? अगर मैं बात करूं, ये कब खत्म होगा एकाधिकार? एकाधिकार, एकाधिकार अगर पूछ ले कब समाप्त होगा तो हम आगे, सॉरी भाई, एकाधिकार कब समाप्त होगा? तो अगर आपसे पूछ ले एकाधिकार कब समाप्त होगा, एकाधिकार, एकाधिकार तो आप कहोगे एकाधिकार जो समाप्त होगा जब हम आगे पढ़ेंगे 1833 का एक एक्ट आएगा, 1833 का एक्ट, उसमें क्या हो जाएगा? ये एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त। पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। शुरुआत तो 1813 से हो गई थी, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार इनका बना कर रखा गया। 1833 के एक्ट में इनका पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो मैंने कहा अंग्रेज सबसे पहले जॉन मिल्डे नहल जमीनी रास्ते से भारत पहुंचता है, लेकिन है ना, जब हम बात करेंगे कैप्टन हॉकिंस की, वो मुगलों के दरबार में पहुंचते हैं, भारत की स्थिति को जांच कर गया है, और जाने के बाद इसने महारानी से कहा कि आप क्या करें? एक कंपनी का गठन करें जो पूर्व की तरफ जाए और भारत में जाकर व्यापार करे, या अन्य कोई आस पड़ोस के देशों में जाकर क्या करे? व्यापार करे, जो पूर्व में हो। ऐसा ही हुआ। 217 साझेदार आपस में पैसा मिलाए, 217 साझेदारों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम तो बहुत बड़ा था, आप इसे याद रख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी एलिजाबेथ उसमें साझेदार थी। उस समय महारानी एलिजाबेथ थी जिस समय कंपनी की क्या होती है? स्थापना। पूछेगा भारत में किसका शासन था? तो भारत में जब कंपनी की स्थापना होती है, भारत में स्थापना मैं लिख रहा हूँ इसलिए अलग से, स्थापना के समय, स्थापना के समय, स्थापना के समय किसका शासन था? तो आप बताओगे किसका शासन था? तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, अकबर का शासन था। किसका? अकबर का। गलत मत कर देना, कभी आप लगा दो शाह जहांगीर का शासन, नहीं, अकबर का शासन था। किसका? अकबर का शासन था। फिर आगे की कहानी क्या होती है? आगे कहानी को समझेंगे। आगे क्या होता है कि फिर इसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं, प्लान बनाते हैं कि किसी भी प्रकार भारत में क्या लगाई जाए बच्चे? कोठी लगाई जाए। क्या लगाई जाए? कोठी। एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ से, जैसे इसको कौन संभालता था कंपनी को? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालता था, जिसमें 26 लोग होते थे ना, जिनके सबसे अधिक पैसे लगे थे। तो हम ये कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि 26 सदस्यों का 26 सदस्यों का 26 सदस्यों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना, एक सदस्य रहता था, एक तो इनमें अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था, और 24 अन्य सदस्य थे। जो 26 व्यक्ति थे उनमें से एक अध्यक्ष बनाया गया, एक उपाध्यक्ष बनाया गया, और 24 अन्य सदस्य थे। यानी 24, हम कह सकते हैं 26 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, जो इस कंपनी के कार्य को संभाला करता था भारत में, या हम कह सकते हैं ईस्ट की तरफ जब ये आए थे। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा और प्रश्न यहाँ से, ठीक है। इसके बाद भारत में प्रवेश करते हैं तो पहली कोठी मैंने बताई थी आपको पीछे भी, 1608 में प्रयास करा गया, कहाँ लगाने का? सूरत में। पहली फैक्ट्री लगी इनकी कहाँ? सूरत में। लेकिन ये कैसी थी बच्चे? असफल रही। कैसी रही? असफल, असफल रही। उसके बाद 1608 में ही, 1608 में ही अब महारानी एलिजाबेथ नहीं है, अब हैं कौन? राजा जेम्स प्रथम। कौन? राजा। अब महारानी एलिजाबेथ नहीं है, अब कौन है? राजा कौन है अब? जेम्स प्रथम। ध्यान से सुनना कि 1608 में जेम्स प्रथम, पूछा जाता है ये प्रश्न भी, जेम्स प्रथम का राजदूत, का राजदूत बनकर
राजदूत बनकर। कौन? आप बताओगे। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, है ना। मैंने क्या कहा कि 1608 में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया। 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 यहाँ तक देखो, आपने यहाँ तक लिख लिया हो तो। जहांगीर के दरबार में गया कौन? कैप्टन हॉकिंस। कौन गया है? कैप्टन हॉकिंस। तो प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? प्रश्न पूछा जाएगा कैप्टन हॉकिंस के बारे में। कहाँ गए कैप्टन हॉकिंस? क्या पूछेगा कैप्टन हॉकिंस के बारे में? मुगल दरबार में जाने वाला। मुगल दरबार में जाने वाला। दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज। जाने वाला प्रथम अंग्रेज आपको बताना है। प्रथम अंग्रेज आपको बताना है। तो आप कहोगे कौन था प्रथम अंग्रेज? तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? तो आपको दिख रहा होगा कैप्टन हॉकिंस। कौन है बच्चे? कैप्टन हॉकिंस। पहला मतलब अंग्रेज है जो कहाँ गया है? मुगल दरबार में गया है। भेंट करता है किससे? है ना, जहांगीर से भेंट करता है। जहांगीर अनुमति भी देता है कि आप जाओ कोठी लगा लो, लेकिन उस समय वर्चस्व था, हम कह सकते हैं, मुगलों के दरबार में पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों के कहने पर कंपनी उनके पहले तो आदेश दिया गया किसको? कैप्टन हॉकिंस को, लेकिन उसके बाद वो तुरंत ही छीन लिया गया। उसके बाद फिर से अनुमति दी गई, है ना, फिर से अनुमति दी गई। फिर 1613 में अनुमति मिली और 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी क्या लगाई थी? कंपनी लगाई थी। लेकिन उससे पहले 1611 में ये दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगा चुके हैं। पहले और सुनना थोड़ी सी बातें इनकी। तो मतलब कैप्टन हॉकिंस ने अनुमति तो ले ली कंपनी लगाने की, कहाँ? सूरत में, लेकिन वो कंपनी नहीं लग पाई थी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि और भी प्रश्न बनते हैं कि तुर्की, है ना, कौन? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के बारे में देखना। तुर्की वह फारसी का ज्ञाता था या जानकार था? फारसी का जानकार था। जानकार था मतलब जहांगीर खुश हुआ कि एक गोरा व्यक्ति आकर फारसी व तुर्की में बात कर रहा है। इतना खुश हुआ कि उसने इसे 400 का तो मनसब दिया, एक जागीर दी और इसे इंग्लिश खां, है ना, इसे इंग्लिश खां की क्या दे दी? उपाधि दे दी। ध्यान से सुनना फिर से। तुर्की व फारसी का ये ज्ञाता था। जहांगीर खुश हुआ। जहांगीर ने खुश होकर इसे इंग्लिश खां। इसे इंग्लिश खां प्लस आपसे पूछेगा इंग्लिश खां एक जागीर प्लस 400 का मनसब दिया। जब हम अकबर का शासन पढ़ते हैं तो हम मनसब व्यवस्था पढ़ते हैं। क्या होती है मनसब व्यवस्था? जो जितना उच्च पद पर होता है उस पर उतने ज़्यादा ही क्या होते हैं बच्चे? मनसब होता है। तो 400 का इसे क्या दिया गया? मनसब दिया गया। बात कर रहे हैं किसकी? है ना, हम बात कर रहे हैं कैप्टन हॉकिंस की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैप्टन हॉकिंस तक। ठीक, एक प्रश्न और पूछा जाता है, उसे भी मैं अभी कराता हूँ कैप्टन हॉकिंस के बारे में। क्या पूछा जाएगा कैप्टन हॉकिंस के बारे में? कैप्टन हॉकिंस, देखो दो प्रश्न आते हैं। जैसे सर टॉमस रो आने वाले हैं 1615 में, तो सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से कहाँ हुई थी? तो आप कहोगे अजमेर में। अगर आपसे पूछा जाएगा, है ना, कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो आप बताओगे आगरा में। तो लिखना कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात। मैं कह रहा हूँ दोनों से प्रश्न आए हुए हैं और दोनों से प्रश्न गलत बच्चे पे होते हैं क्योंकि पता नहीं रहती कौन कहाँ मिला है। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आगरा में मिला था। किससे? आगरा में। कैप्टन हॉकिंस आगरा में मुलाकात करता है। ऐसे लिख लेना, मुलाकात करता है। किससे मुलाकात करेगा? जहांगीर से। जब हम टॉमस रो के बारे में पढ़ेंगे तो वो मुलाकात करता है कहाँ? अजमेर में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद तो पहली फैक्ट्री अपनी ये कहाँ लगाने वाले हैं? तो आप बताओगे अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाने वाले हैं?
पहली फैक्ट्री तो 1611 में, 1611 में पहली फैक्ट्री लगेगी। कहाँ? पहली फैक्ट्री या पहली कोठी तो कहाँ लगाई जाएगी? पहली कोठी जैसे 1608 में हमने पढ़ा था असफल रही, तो सफल कोठी पहली कहाँ लगेगी? 1611 में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री कहाँ लगनी है? मसूलीपट्टनम में। इसके बाद 1613 में फिर फैक्ट्री लगी, 1613 में, और जहांगीर ने अनुमति दे दी कि आप फैक्ट्री लगा सकते हो। कहाँ? सूरत में। तो दूसरी फैक्ट्री यह हम कह सकते हैं वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ। ये तो देखो मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, अगर हम मसूलीपट्टनम की बात करते हैं तो ऐसे भारत में यहाँ मसूलीपट्टनम है, और ये सूरत कहाँ पड़ता है? यहाँ। तो ये होगा इधर देखो साउथ होगा, साउथ ईस्ट होगा, इधर वेस्ट और हम कह सकते हैं वेस्ट और साउथ होगा। तो ये वेस्ट और साउथ में लगने वाली फैक्ट्री है। कहाँ? वेस्ट और साउथ में। वेस्ट साउथ में तो लिखा 1613 में वेस्ट साउथ में, यानी कहाँ? सूरत में। सूरत में प्रथम फैक्ट्री लगी, में प्रथम फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री। उसके बाद समय आया 1615 का, क्या लिखना है? समय आया 1615 का। फिर कौन आता है 1615 में? 1615 में सर टॉमस रो, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, दरबार में पहुंचा। प्रश्न पूछेगा ये भी किसका राजदूत था? तो आप बताओगे ये भी राजदूत है किसका? जेम्स प्रथम का, जेम्स प्रथम का राजदूत, जेम्स प्रथम का राजदूत। जैसे कैप्टन हॉकिंस आया था ऐसे ही राजदूत है कौन? आप कहोगे ऐसे ही राजदूत है सर टॉमस रो। बार बार प्रश्न आता है कि सर टॉमस रो कब आया था? 1615 में। तो एक दो प्रश्न और मैं आपको बता दूं जो पीछे मैंने बताए थे। पहला प्रश्न सुनो, पहला पूछागा जब कंपनी की स्थापना होती है, जब कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय कौन था बच्चे? हम कहेंगे मुगलों का बादशाह। तो कौन था? अकबर। जब कंपनी भारत में आती है तब कौन था? जहांगीर। ध्यान से सुनना, कौन था? जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत पहुंच रहा है? कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में और कहाँ मिलता है? जहांगीर के दरबार में, आगरा में पहुंचता है। और सर टॉमस रो कहाँ पहुंचता है? अजमेर। तो इनका भी लिख सकते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता कहाँ पहुंचता है? अजमेर। कहाँ मुलाकात करता है? अजमेर में। कहाँ मुलाकात करता है? अजमेर में। बच्चे कहाँ? अजमेर में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो जब कंपनी की स्थापना होती है तब तो अकबर, जब कंपनी भारत पहुंचती है तब जहांगीर। हॉकिंस को 400 का मनसब दिया गया। भारत में जब हॉकिंस पहुंचा था उसे इंग्लिश खां की उपाधि दी गई और साथ में एक जागीर भी इसे दी गई थी। बहुत खुश हुआ था कौन? जहांगीर, क्योंकि एक गोरा व्यक्ति आकर भारत में किससे चर्चा कर रहा है? इंग्लिश में, इंग्लिश और फारसी में चर्चा कर रहा है। किसमें? सॉरी, फारसी और तुर्की और इंग्लिश में चर्चा कर रहा है। किसमें? किससे? जहांगीर से। तो 400 का मनसब है, एक जागीर है, और मैंने कहा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर टॉमस रो आया था, और हॉकिंस भी जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत पहुंच रहा है। और एक बार देखते हैं पीछे से प्रश्न जो ऊपर रह गए, बता देता हूँ। और एक बार जो हमने टोटल पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था बच्चे? ये तो मैंने आपको बता दिया। और देखना आगे, हाँ, अंग्रेज भारत में आ रहे हैं तो सबसे पहले कौन आया था? जॉन, है ना, जॉन मिल्टन। हल किसके रास्ते से आ रहा है? यह आ रहा है, आप बताओगे, जमीनी रास्ते से, है ना, जमीनी रास्ते से। तो जहाँ से कौन आ रहा था? ध्यान से सुनना, जहाँ से कभी सिकंदर आया था, तो किससे? ये रहा, सब जमीनी रास्ते से। ठीक। 1800, मैंने कहा 217 साझेदार थे। भारत में स्थापना करी जब अकबर का शासनकाल था, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 26 सदस्य इसे देखा करते थे। इसके बाद मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मैंने आपको बता दिया, कैप्टन हॉकिंस। ये लिखा हुआ इधर, कैप्टन हॉकिंस। 1833 में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, पहले 15 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया। सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई जो असफल रही, लेकिन पहली सफल फैक्ट्री जब भी आपसे पूछेगा तो आपको कहाँ लगाना है बच्चे? आप कहोगे, है ना, मसूलीपट्टनम में। सूरत में फैक्ट्री लगी 1613 में। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल जो क्लास होगी उसमें मैं आपका, है ना, जो अंग्रेज बचे हुए हैं इनकी भी कहानी ख़त्म कर दूंगा और साथ में फ्रांसीसियों की भी कहानी। तो आज के लिए इतना ही। ओके।